हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो विचार है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 30 मार्च की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। दूसरा है, अमेरिका ने भारत के लिए कोविड-19 यात्रा रेटिंग में सुधार किया है। तीसरा है कि नई दिल्ली में MSME पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सरकार ने 21 हरित हवाई अड्डे स्थापित करने को मंजूरी दी है। अगला है, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए 358 मिलियन USA डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस के मध्य मुकाबला जो हुआ है, ये दोनों जो IPL 2022 में 15वां जो संस्करण है उसमें ये दो नई टीमें हैं और इन दोनों टीमों के मध्य पहला जो मुकाबला हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है, असम और मेघालय का सीमा विवाद, उससे आगे। अगला है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसको प्रदान किया है। अब ये जल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया है। कैच द रेन का मतलब होता है कि जल जो बारिश के रूप में आता है उसका क्या संरक्षण करना है, ताकि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको भी क्या संरक्षित किया जा सके, उसको भी बढ़ाया जा सके। यह अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस वर्ष अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र पर विस्तार पर केंद्रित करेगा, कि मतलब जो जल ग्रहण जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ जो भूमि जल स्रोत हैं उनके विकास के लिए भी इस जल शक्ति अभियान में बढ़ावा दिया गया है। श्री कोविंद ने कहा है कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट एक समस्या है। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को आह्वान किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जल संरक्षण के अभियान के प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। कोविंद ने कहा है कि प्रकृति ने हमें नदियाँ दी है और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली हैं। अब नदियों के किनारे सभ्यता की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है, इन्हें माँ की तरह पूजा जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार है उसको प्रदान किया है। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड यात्रा रेटिंग में सुधार कर इसे उच्च जोखिम स्तर से निम्न जोखिम स्तर पर किया है। अमेरिका ने भारत के लिए जो कोविड-19 के दौरान जो महामारी फैली थी उसमें भारत को जो उच्च जोखिम स्तर में शामिल किया था, अब अमेरिका ने भारत को क्या निम्न जोखिम स्तर में शामिल किया है कि अब राष्ट्रीय उड़ानें 31 मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस अवसर पर
अमेरिका ने भारत को क्या किया है कि कोविड-19 यात्रा रेटिंग में उच्च जोखिम से निम्न जोखिम स्तर में भारत को कर दिया है। अब भारत में मतलब ज़्यादा अब जोखिम नहीं है, क्योंकि भारत में सरकार के द्वारा जो टीकाकरण अभियान चलाया गया है उसके द्वारा क्या हुआ कि कोविड-19 पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। अब अमेरिका ने क्या कहा है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कल रात इसके बारे में जानकारी दी है कि अमेरिका ने भारत को उच्च जोखिम से निम्न जोखिम रेटिंग में डाल दिया है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। सीडीसी ने वक्तव्य में कहा है कि भारत जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा से पहले पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज से मतलब 29 मार्च 2022 से एमएसएमई पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एमएसएमई के फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई और भारत उद्यमशीलता विकास संस्थान अहमदाबाद आज से 29 मार्च 2022 से नई दिल्ली में एमएसएमई पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के उद्यमी, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, व्यापार मंडल, उद्योग संघ, स्टार्टअप्स, सामाजिक संगठन, एमएसएमई और स्वयं जो सहायता समूह हैं भागीदारी करेंगे, ठीक है। आइए इसके बारे में जानें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कोविड महामारी के बीच एमएसएमई क्षेत्र में जो चुनौतियां उत्पन्न हुई कि औद्योगिक गतिविधियों में कोरोना काल में क्या अनेक चुनौतियां आई, औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट देखी गई, अनेक औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गईं। अब इससे निपटने के लिए और इसमें एमएसएमई क्षेत्र में जो चुनौतियां उत्पन्न हुई और अवसरों जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में इनक्यूबेटर या एमएसएमई के विकास में एक्सीलरेटर की भूमिका, अनुकूल नीतियां और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा में गैर वित्तीय व्यावसायिक विकास सेवाओं की भूमिका और स्थिरता हासिल करने के लिए इस भागीदारी में एमएसएमई के कार्यकाल पर चर्चा की जाएगी। स्थिरता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखकर एमएसएमई क्षेत्र के विकास में लोगों, ग्रह और लाभ पर एक विशेष पैनल की चर्चा होगी। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा, भारतीय एमएसएमई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। जो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसका क्या डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ उद्यमशीलता की जो पारिस्थितिकी होती है और एमएसएमई क्षेत्र और लैंगिक तथा वंचित समुदायों की उद्यमशीलता में उभरते अवसरों की भी चर्चा इसमें शामिल की गई है। मतलब इन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एमएसएमई की जो बैठक हुई है उसमें इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सरकार ने देश भर में 21 हरित हवाई अड्डे स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हरित हवाई अड्डे क्या होते हैं कि ऐसे हवाई अड्डे जो सोलर एनर्जी के माध्यम से क्या संचालित होंगे, सौर ऊर्जा जो हमारी पारंपरिक जो एनर्जी होती है उन एनर्जीज के माध्यम से क्या उनका संचालन किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक। सरकार ने 21 हरित हवाई अड्डे बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, आपके जो नागर विमानन जो मंत्री हैं वीके सिंह, जनरल वीके सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। 28 मार्च को राज्यसभा में इन्होंने जानकारी दी है, ठीक, कि 21 हरित हवाई अड्डे जो हैं हवाई अड्डे उसको स्थापित किया जाएगा। अब ये हवाई अड्डे है कहाँ कहाँ उसके बारे में देखें, आइए देखते हैं कि ये जो हवाई अड्डे हैं गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग और शिरडी, कर्नाटक में बीजापुर, हासन, कलबुर्गी और शिमोगा में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डाबरा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और जेवर जो नोएडा में स्थित है वहाँ होगा स्थापित। गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दागादर्थी, भोगापुरम और ओरवाकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी, ईटानगर में स्थापित होगा। इन जो 21 हवाई अड्डे हैं इसमें से 8 हवाई अड्डे पहले ही क्या संचालित हैं, जो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में है, महाराष्ट्र के शिरडी में है, केरल के कन्नूर में, सिक्किम के पाक्योंग, कर्नाटक
के कलबुर्गी में, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल में, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 8, 21 हवाई अड्डों में से 8 जो हवाई अड्डा है, हरित हवाई अड्डा, वो क्या संचालन इसका किया जा रहा है, संचालित हैं ये हवाई अड्डे। जनरल वीके सिंह ने बताया है कि इन हवाई अड्डों के निर्माण की समय सीमा, भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी, बाधाएं दूर करना और जो संबंधित निर्माण कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर होगी। एक वैश्विक स्तर पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है और किस क्षेत्र में प्रदान की है। आइए देखते हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश को 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है और यह वित्तीय सहायता सड़क सुरक्षा जो बांग्लादेश में सड़क जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा, सड़क सुरक्षा को बेहतरीन करने के लिए, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए अमेरिका ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, बांग्लादेश को 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक वित्तीय सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक की मदद से दक्षिण एशिया में यह पहली समर्पित सड़क परियोजना सुरक्षा परियोजना है। इसमें बांग्लादेश को सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार और मानव जीवन के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। यदि बांग्लादेश में सड़क सुरक्षा जो प्रबंधन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो सड़कें बेहतर होंगी। अब सड़कों के बेहतर होने के कारण क्या होगा, आवागमन में दिक्कतें कम होगी और जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें कमी आएगी। बांग्लादेश सड़क सुरक्षा प्रतिष्ठान RSF की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वहां सड़क दुर्घटना में कम से कम 6,284 लोग मारे गए हैं, 7,468 लोग घायल हुए हैं। यह परियोजना 2 राष्ट्रीय राजमार्गों गाजीपुर एलेंगा और नटोर नवाबगंज पर व्यापक सड़क सुरक्षा उपायों का संचालन करेगी। इन उपायों से इन दोनों राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में करीब 30% तक कमी आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि IPL क्रिकेट में 28 मार्च 2022 को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के मध्य मुकाबला हुआ, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से हरा दिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि 2022 में जो IPL का 15वां संस्करण है, इस 15वें संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात जो टाइटंस हैं ये दोनों 2 नई टीमें शामिल हुई हैं और इन दोनों टीमों का पहला मुकाबला था जिसमें गुजरात टाइटंस ने आपके लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि IPL क्रिकेट में कल रात 28 मार्च 2022 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में इसने क्या किया, 6 विकेट पर 158 रन बनाए और दीपक हुड्डा ने 41 गेंद में 55 रन बनाए। आयुष बड़ोनी ने 41 गेंदों में 54 रन बनाए। अब देखिए जवाब में गुजरात टाइटंस ने क्या किया, 19 ओवर में जो स्कोर था उसको चेस कर लिया और जीत दर्ज कर ली है। अब इसके बारे में आइए आगे देखें कि गुजरात जो टाइटंस है और आपका जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उसके कैप्टन कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। आपकी हल्दी लग चुकी है, अब आपको क्या गुजारा करना है, उसमें आपकी हल्दी लग चुकी है, अब आपको शादी के लिए जितना कमाते हैं अब उसमें गुजारा तो करना ही पड़ेगा। और आगे के में एल जुड़ा है, एल का मतलब समझ लेना लखनऊ, KL राहुल एल है तो लखनऊ सुपर जायंट्स के ये कैप्टन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कि अमित शाह के नेतृत्व में खत्म हुआ पूर्वोत्तर के राज्यों का विवाद। असम और मेघालय में सीमा विवाद चल रहा था 50 सालों से, जिसको अमित शाह ने क्या किया, मध्यस्थता में, अमित शाह की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विवाद को सुलझाया गया है। सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो लगभग जो 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गया है। ठीक है, अब इसमें मुझे भरोसा है कि बाकी 6 जगहों पर भी हम निकट भविष्य में फैसला कर लेंगे, अमित शाह ने कहा है। असम मेघालय के बीच 50 साल जो पुराना सीमा विवाद था, गृह मंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने इस पर हस्ताक्षर किया है समझौते पर। असम मेघालय के बीच 50 साल का जो विवाद था, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अमित शाह के निर्देशन में इस विवाद पर हस्ताक्षर किया और सहमति व्यक्त की, और दोनों राज्यों ने आपस में समझौता पर हस्ताक्षर कर विवाद का अंत किया। अमित शाह ने समझौते का ब्यौरा देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज विवाद की 12 जगहों में से 6 पर असम मेघालय के बीच सहमति हो गई है। सीमा की लंबाई की दृष्टि से लगभग 70% जो विवाद था वो भाग मुक्त हो गया है। अब आगे भी जो 6 बचे जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम विवाद को क्या सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा है कि आज का दिन विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए गए हैं। अब देखिए, जानते हैं कि असम और जो मेघालय में है वो विवाद कब से चल रहा है कि मेघालय को 1972 में असम से अलग कर एक राज्य बनाया गया, असम से अलग करके राज्य के रूप में बनाया गया, और इसे असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी थी मेघालय ने, जिससे साझा 884.9 किलोमीटर लंबी सीमा के जो विभिन्न हिस्से हैं 12 क्षेत्रों में विवाद पैदा हुआ। दोनों राज्यों के बीच कई बार सीमा विवाद भड़क चुके हैं। 2010 में ऐसी घटना में लैंगपी में पुलिस गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। ठीक है, आज का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या कहा है, आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि CUET एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा में अब सभी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा समान अवसर। एग्ज़ाम में 12वीं के बेस्ड पर नहीं बल्कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बेस्ड पर अब सभी को क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा यूनिवर्सिटियों में। अब क्या है कि अगले सत्र से 2 बार CUET आयोजित करने पर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है वो विचार कर रहा है। नई दिल्ली में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब सभी बोर्डों के लिए छात्रों को क्या समान अवसर मिलेगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब जैसे पहले था कि जो देश की महत्वपूर्ण जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर क्या इंटर के बेस पर और उन विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर क्या प्रवेश परीक्षा में के आधार पर दाखिला होता था। अब क्या हुआ कि CUET लागू कर दिया जाएगा। अब देश में एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया जाएगा, आपको प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 12वीं का अंक महत्वपूर्ण नहीं रहेगा बल्कि उस प्रवेश परीक्षा के समय आपके जो अंक होंगे उसके आधार पर आपको क्या किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। PTI को दिए गए एक साक्षात्कार में जगदीश कुमार जो क्या हैं UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश तक अब सीमित नहीं होगा क्योंकि कई प्रमुख निजी विश्वविद्यालय ने भी क्या दिया है कि वे स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के अंकों का उपयोग करने के लिए बोर्ड में आना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि CUET के साथ शुरू करने के लिए इस साल एक बार आयोजित किया जाएगा। CUET के साथ शुरू करने के लिए इस साल एक बार इसको आयोजित किया जाएगा, लेकिन NTA नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है अगले साल से कम 2 बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और प्रवेश परीक्षा पर केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, निजी जो संस्थान होंगी उन संस्थानों में भी प्रवेश परीक्षा के लिए NTA के द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा, एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। कई प्रमुख जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसने संकेत दिया है कि
CUT के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ये क्या होगा कि समानता का जो अधिकार है, सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा, कहाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जगदीश कुमार जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और जामिया हमदर्द सहित 8 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय ने भी स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए CUET स्कोर का उपयोग करने में अपनी सहमति को व्यक्त किया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।